हेलो एंड वेलकम टू द चैट टीचर। हम लोग सेकंड लेसन में आ रहे हैं तो फटाफट खत्म करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लेसन में कि जैनास थ्योरी ऑफ सब्सटेंस पढ़ेंगे अपन, यानी कि द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो द्रव्य क्या है? देखिए, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दैट विच पोजेसेस द क्वालिटी एंड द क्वालिटीज दे आर सेपरेट। ठीक है, जैनास भी इसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे और वो बोलेंगे कि धर्मी यानी कि दैट विच पोजेसेस द क्वालिटीज, कुछ क्वालिटीज एक्सेप्ट करते हैं उसको, ये होता है द्रव्य। और धर्म धर्म उसका क्या होता है? उसकी होती हैं क्वालिटीज यानी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो धर्मा होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और धार्मी होगा दैट विच पोजेसेस इट, एंड दिस धार्मी इज द द्रव्य। द्रव्य ऐसा सब्सटेंस है जो पोजेस करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को। एंड ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं दो तरीके से। एक होते हैं गुणा यानी एसेंशियल, और एक होता है पर्याय यानी कि एक्सीडेंटल। फॉर एग्जाम्पल, सोल है, उसकी गुणा क्या है? सोल का गुणा यानी एसेंशियल क्वालिटी है उसका कॉन्शियसनेस। ठीक है, और उसी तरीके से उसका पर्याय क्या है? डिजायर, वॉल्यूशन, प्लेजर, पेन। ये सब टेम्पररी हैं, टेम्पररी इन नेचर है, हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है उसकी परमानेंट एट्रीब्यूट है। ठीक है, अगर परमानेंस यानी कि उसके कॉन्शियसनेस को लूज कर देता है सोल, तो उसकी आइडेंटिटी लूज कर देता है। सो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो गुणा या एसेंशियल क्वालिटीज हैं वो अगर सब्सटेंस लूज कर दे तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। ठीक है, substance is that which possesses essential qualities and modes. qualities, essential qualities मतलब कि हो गए गुणास, एंड मोड माने हो गए पर्याय यानी कि जो कि एक्सीडेंटल इन नेचर होते हैं। ठीक है, जर्म जैनाज अब बात करेंगे परमानेंस और मोमेंटरीनेस की। अब देखिए, फिलोसफी में ना ये बहुत बड़ा डिस्कशन है वेस्टर्न फिलोसफर्स और इंडियन फिलोसफर्स के बीच में कि रियलिटी क्या है। व्हाट इज अल्टीमेटली द रियलिटी? दैट विच इज परमानेंट एंड दैट और दैट विच इज मोमेंटरी। दुनिया स्टैटिक है कि दुनिया डायनेमिक है? रियलिटी जो एग्जिस्ट करती है वो परमानेंट इन नेचर है या फिर मोमेंट्री इन नेचर है? इसके ऊपर अलग अलग फिलोसफर्स का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे हरक्युलिटस जो है ग्रीक फिलोसफर यानी, और प्लेटो ग्रीक फिलोसफर, दोनों के स्टैंड पॉइंट्स अलग अलग हैं। हरक्युलिटस मानेंगे चेंज अलोन इज रियल, एंड प्लेटो मानते हैं कि परमानेंस अलोन इज रियल। द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, दिस इज द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड विच दे आर कॉलिंग एज रियल, एंड दैट विच इज स्टैटिक, ये स्टैटिक इन नेचर है। तो वो हमेशा मानेंगे परमानेंस को एज रियलिटी, एंड हरक्लिटिस मानेंगे चेंज इज अलोन रियल। ठीक उसी की तरीके से बुद्धा जो है इंडिया में वो चेंज को अलोन रियल मानेंगे, और शंकरा जो है वेदांता के वो बोलेंगे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जैनास बताते हैं अनेकांतवाद और स्यादवाद, जिसमें वो सिंथेसिस देते हैं परमानेंस और चेंज का। उनके हिसाब से अगर गुणा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस केस में तो परमानेंट क्वालिटीज सही लगती हैं, और अगर पर्याय के केस में देखा जाए, पर्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चेंज रियलिटी लगता है। एग्जाम्पल, सोल के पास कॉन्शियसनेस है जो कि परमानेंट क्वालिटी है, और डिजायर जो है उसकी चेंजिंग क्वालिटी है। लेकिन फ्रॉम अ कॉन्शियस पर्सपेक्टिव इट लुक्स लाइक इट इज अ परमानेंट रियलिटी, फ्रॉम अ डिजायर पर्सपेक्टिव इट लुक्स लाइक इट इज अ चेंजिंग रियलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि परमानेंस और मोमेंटरीनेस की जो डिबेट है उसको एक सिंथेसिस देने की कोशिश की है थ्रू स्यादवाद या अनेकांतवाद। जैनाज इस केस में फिर अडॉप्ट करते हैं एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे? अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैना की फिलोसफी को बोलेंगे रियलिस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म। व्हाई इज दैट? In their notion of the substance, Jainas adopt a realistic position by accepting difference between the qualities as well as the one which possesses the quality. क्योंकि धर्मी और धर्मा के बीच में डिफरेंस है, तो कन्वेंशनली उन्होंने जिस तरह से सब्सटेंस को डिफाइन किया उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, उस फिलोसफिकल पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए वो रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, और वो रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म में भी बिलीव कर रहे हैं। रिलेटिविस्टिक मतलब क्या? कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर चीज सही लगती है। स्यादवाद में भी हमने यही पढ़ा, और यहाँ पे जब हम मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं, जब सब्सटेंस के थ्रू मेटाफिजिक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, सोल की जब बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कहते हैं क्या? फ्रॉम अ, अगर मैं उसको कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो परमानेंस रियल लगता है। अगर मैं वॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या फिर डिजायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं जो कि पर्याय है, उस केस में मुझे मोमेंटरीनेस सही लगता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जैना की जो फिलॉसफी है वो रियलिस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म है। यहां तक समझ में आ गया? जैनाज इस केस में क्रिटिसाइज भी करेंगे। जैनाज कहेंगे कि जिस तरीके से माध्यमिक शून्यवादिंस और अद्वैता वेदांतिंस एक दूसरे से झगड़ा करते हैं वो गलत है। From they admit plurality of the perspectives in empirical realm.
एम्पेरिकल रियल में प्लुरलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, सॉरी यहाँ पे गलत पढ़ गया हमने। यहाँ जब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वेदांता को और बुद्धिज्म को, तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? वेदांतास वो जैनास कहते हैं कि वेदांतास ये एरर कमिट करते हैं कि वो परमानेंस अलोन को रियल मानते हैं। बुद्धिज्म ये एरर कमिट करते हैं कि वो चेंज अलोन को रियल मानते हैं। तो इस केस में वो एक्सक्लूसिव प्रेडिकेशन का एक फैलेसी कमिट करते हैं। दे आर कमिटिंग द फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेडिकेशन, जिसमें कि वो ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं अपॉन ओनली वन पॉइंट ऑफ रियलिटी। एक ही एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी सही नहीं है, इसलिए उनको रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म भी कहा जा रहा है, क्योंकि वो परमानेंस एंड चेंज दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू को सही मान रहे हैं। और रियलिस्टिक क्यों है? रियलिस्टिक इसलिए है बिकॉज देयर एग्जिस्ट्स अ धर्मी विच पोजेसेस द धर्मा, ठीक है। तो वो रियलिस्टिक स्कूल हो गया। तो रियलिस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म तो हमको पता ही चल गया। प्लूरलिज्म का मतलब क्या हो गया? प्लूरलिज्म इज अनेकांतवाद, innumerable number of atoms and innumerable number of souls possessing innumerable number of characteristics which are both positive and negative in character। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं जैना के सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मेजर जो क्लासिफिकेशन वो है अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अस्तिकाय का मतलब होता है दैट विच इज एक्सटेंसिव, बॉडी लाइक एक्सटेंशन होता है जिसमें। और अनस्तिकाय में एक ही पार्ट होता है, वो होता है काल। काल जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता इनटू दिस स्पेस एंड टाइम। काल is not extended to this particular space, that is it is not non extensive। and अस्तिकाय मतलब ऐसी चीजें जो कि इस आकाश में, इस काल, इस स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करती है, इस स्पेस में एग्जिस्ट करती है। यहां वो लोकोमोशन इधर उधर लोकोमोट कर सकती है, एकोमोडेट कर सकती है, ठीक है। अभी थोड़ा कंसेप्ट आपको इधर उधर लग रहे होंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको लिखते जाओ या फिर इसको वापस से रिवाइज करो। एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जाम। आपको इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वट एवर आई एम गोइंग टू टीच, इट विल बी कंप्लीट इन द सेंस दैट इट विल बी कंप्लीट। हम जो भी नॉलेज गैप्स फिल करने होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से करेंगे, तो डू नॉट नीड टू वरी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस याद करते जाओ। अस्तिकाय होता है जिसको जो होता है कि एक्सटेंशन, जिसके पास एक्सटेंशन होता है। अनस्तिकाय जो कि नॉन एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। अस्तिकाय में होगा एक जीवा, एक होगा अजीवा। जीवा होता है कॉन्शियस और एक जो अजीवा होता है वो नॉन कॉन्शियस। एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या सेग्रीगेशन है। जीवा यानी कि कॉन्शियस में होते हैं मुक्ता यानी एमेंसिपेटेड या लिबरेटेड सोल्स, और एक होते हैं बाध जो कि इमोबाइल होते हैं और मोबाइल होते हैं। इमोबाइल सोल्स मतलब हो गया प्लांट्स, और मोबाइल में भी दो सेंसेस, तीन सेंसेस, चार सेंसेस और पांच सेंसेस वाले होते हैं। तो दो सेंसेस का एग्जांपल क्या हो गया? वर्म्स। तीन सेंसेस का एग्जांपल हो गया एंट्स। चार सेंसेस का हो गया बीस। एंड पांच सेंसेस मतलब ह्यूमंस। ह्यूमन पांच सेंसरी ऑर्गन्स यूज कर रहे हैं, एंट्स उस केस में दो ही यूज कर रहे हैं, बीस तीन यूज कर रहे हैं, सॉरी बीस चार यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अजीवा यानी नॉन कॉन्शियस। नॉन कॉन्शियस जो चीजें हैं, नॉन कॉन्शियस द्रव्य क्या क्या है? एक होता है धर्मा। धर्मा यानी प्रिंसिपल ऑफ मोशन, दैट विच इज हेल्पिंग विद द मोशन इन दिस स्पेस। इसके एग्जांपल्स बाद में पढ़ेंगे। अधर्म मतलब प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट, दैट विच इज कॉजिंग द रेस्ट टू हैपन इन दिस स्पेस। आकाश यानी स्पेस जहां ये सब चीजें हो रही हैं, जहां यहाँ पे मोबाइल और इमोबाइल सोल्स जो हैं, मोबाइल या इमोबाइल जो बाध्य होते हैं और मुक्त होते हैं, वो लोकोमोट कर रहे हैं, ठीक है, ये इस जगह पे कर रहे हैं। और पुडगल यानी मैटर, अणु या एग्रीगेट, उसको संघत या फिर स्कंधा भी बोलते हैं, ठीक है। सबको एक एक करके पढ़ते हैं। और अनस्तिकाय में काल यानी टाइम आ गया। जैनास के जो जीवा होते हैं, जीवास, what are जीवास? They are defined as the extended conscious substances like the आत्मा इन न्यायवैशेषिक, पुरुषा इन सांख्या। जिस तरह से पुरुषा को एट्रीब्यूट किया जाता है इन सांख्या, या फिर आत्मा बताया जाता है इन न्याय वैशेषिक, ठीक उसी तरीके से जैनाज में जीवा होते हैं। जीवा इज नॉन अनएक्सटेंडेड कॉन्शियस सब्सटेंस, ठीक है, ओके। अब देखिए, जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है जीवास के अंदर, वो अलग अलग लेवल का होता है। अब मैं आपको शुरू से बताता हूं क्या है। देखिए, जो भी सोल एग्जिस्ट करते हैं ना, जैनास के हिसाब से सोल एग्जिस्ट करते हैं ओरिजिनली, दे हैव इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट ब्लिस स्टेज में होते हैं, उनके पास इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है।
इनफैक्ट उनका एसेंस ही कॉन्शियसनेस है। सारे के सारे सोल्स जो है वो इनफाइनाइट ब्लिस स्टेज में रहते हैं, इनफाइनाइट नॉलेज स्टेज में रहते हैं। उनके पास इनफाइनाइट नॉलेज और ब्लिस है, मतलब ओरिजिनली जिस तरह से सोल को रहना चाहिए वो वैसे रहते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो तीर्थंकार की बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, तीर्थंकार की बात नहीं सुनने के चलते वो कुछ ऐसे कर्मा करते हैं जिसका उनको फल भोगना पड़ता है। दे हैव टू बेयर द फ्रूट्स ऑफ वॉट एवर कर्मास दैट दे आर इनफ्लक्सिंग। कार्मिक प्रोडिगल्स वो अपने तरफ इन्फ्लक्स करते हैं, जिसके चलते वो स्टिकी सब्सटेंसेस उनके सोल से स्टिक कर जाती है, डिल्यूजन में रहने लगते हैं फिर वो। ठीक है, वो अलग अलग तरीके के कर्मा कमिट करते हैं जिसके चलते वो डिल्यूजन में रह जाते हैं, इसके चलते वो बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, ओरिजिनली दे आर इमेंसिपेटेड, बट बिकॉज दे अट्रैक्ट सो मेनी कार्मिक प्रोडिगल्स टुवर्ड्स देमसेल्व्स, कार्मिक प्रोडिगल्स यानी कर्म, कर्म अपने तरफ जो अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज द रीजन वाई दे बिकम बाध्य। इतना समझ में आ गया? जीवास जो है पहले मुक्त रहते हैं, पहले इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ हैं, इनफाइनाइट पावर है उनके पास, लेकिन कार्मिक प्रोडिगल्स के चलते वो बॉन्डेड सोल्स बन जाते हैं। ठीक है, प्योरेस्ट कॉन्शियसनेस एमेंसिपेटेड सोल्स में मिलता है। अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग कॉन्शियसनेस होते हैं अकॉर्डिंग टू वट एवर कार्मिक प्रोडिगल्स दैट दे हैव अट्रैक्टेड। तो अगर आप देखोगे तो जो इमेंसिपेटेड सोल्स हैं उनके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। उसके बाद जो बॉन्डेड सोल्स हैं उसके पास कॉन्शियसनेस होएगा मीडियम कॉन्शियसनेस मान लीजिए। बॉन्डेड सोल्स में भी 2 सेंस, 3 सेंस, 4 सेंस, 5 सेंस के पास अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होएगा। तो यहाँ पे 2 सेंस के पास सबसे लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा और ह्यूमंस के पास सबसे हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं लिबरेटेड सोल्स। मैंने उल्टा बता दिया। सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होएगा वो होगा बॉन्डेड सोल्स के पास, जो कि इमोबाइल है। बॉन्डेड इमोबाइल सोल्स मतलब प्लांट्स, प्लांट्स इधर उधर चल भी नहीं सकते हैं, उनके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा कम है। उसके बाद आएंगे जो बॉन्डेड सोल्स हैं जो मोबाइल होते हैं, जिसमें लोकोमोशन होता है। उसमें भी 2 सेंस, 3 सेंस, 4 सेंस और 5 सेंस है। तो मतलब ह्यूमंस के पास सबसे हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है इन दोनों स्टेजेस में। ठीक है, लोएस्ट कॉन्शियसनेस, मीडियम कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है एमेंसिपेटेड सोल के पास। ओरिजिनली यही स्टेज होता है, लेकिन ये जो है कार्मिक प्रोडिगल्स अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ और वो बॉन्डेज में चले जाते हैं। तो फ्रॉम एन स्टेज ऑफ इनफाइनाइट ब्लिस दे आर एक्चुअली गेटिंग बॉन्डेड, देयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज रिड्यूसिंग। ठीक है, लोएस्ट लेवल जो होते हैं, लोएस्ट सोल्स होते हैं वो डॉर्मेंट कॉन्शियसनेस के साथ, जो एटम्स में भी होता है। Intrinsic in nature. What is intrinsic in nature? Souls have infinite knowledge, bliss, power, faith that is obscured in bondage because of influx of karmic prodigals. ये याद रखना है आपको। Ultimately, Jiva is the one which is the knower, doer or the enjoyer. It's an अस्तिकाय द्रव्य। ठीक है, यहां पे हमने पढ़ा ना, जब हम यहां पढ़ रहे हैं अस्तिकाय एक्सटेंसिव, इट इज एन अस्तिकाय द्रव्य, बाध्य है, इट इज एन अस्तिकाय द्रव्य, द्रव्य यानी सब्सटेंस। ठीक है, it is formless but it is coextensive with the body it inhabits. जो सोल असल में होते हैं वो फॉर्मलेस होते हैं, लेकिन बिकॉज दे आर कोएक्सटेंसिव विद द बॉडी इट फील्स दैट दे आर द नोअर, डूअर और एंजॉयर। इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म है। ठीक है, इट इज जस्ट अन कोएक्सटेंशन ऑफ द बॉडी विच इट इल्यूमिनेट्स। इसके लिए एग्जाम्पल क्या देते हैं, जिस तरीके से लाइट इल्यूमिनेट करता है इस रूम को एंड कोएक्सटेंसिव बन जाता है उस रूम के साथ, सिमिलरली सोल भी कोएक्सटेंसिव हो जाता है बॉडी के साथ, इतना कोएक्सटेंसिव कि लगता है कि वो एक ही है। तो अल्टीमेटली जो बॉडी के डिजायर्स को फुलफिल करना चाहता है सोल, वो सोचता है कि वो खुद के डिजायर्स को फुलफिल कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट फॉल्स इन बॉन्डेज। वो हर बार चाहता है कि रिबर्थ ले, हर बार अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में वो रिबर्थ लेता है। कभी एटम बनेगा, कभी प्लांट बनेगा, सोल डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू कितना स्टिकी सब्सटेंस है, कितना कार्मिक पार्टिकल इन्फ्लक्स करके रखा है।
The soul with its passion or karma forces is regarded as the organizer of the body, the efficient cause. Soul यहां पे है efficient cause और जो मैटर है इज द मटेरियल कॉज, यानी बॉडी, मैटर और बॉडी इज द मटेरियल कॉज। सोल एक तरीके से ऑर्गेनाइजर है बॉडी के, उनके पैशंस और उनके कार्मिक फोर्सेस की वजह से उनको ऑर्गेनाइजर ऑफ बॉडी बोला जा रहा है, यानी कि उसके एफिशिएंट कॉज हैं, और मैटर जो है वो है उनका मटेरियल कॉज। ठीक है, अब देखते हैं जैना के पुडगल यानी मैटर के बारे में। मैटर को जैना फिलॉसफी में पुडगल बोला जाता है। पुडगल्स क्या है? पुडगल्स जो है वो एक्सटेंडेड सब्सटेंसेस हैं जिसके पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी कॉन्शियसनेस। दे कैन कंबाइन विथ ईच अदर टू मेक संगठा और स्कंध। उसको डिवाइड भी किया जा सकता है और स्मॉलेस्ट यूनिट को बोला जाता है अणु। अणु 2 से 3 अणु को मिला दिया जाए तो उस केस में वो बनेंगे स्कंधा। ठीक है, हमारी जो बॉडीज हैं और जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं वो भी कंपाउंड मटेरियल एटम्स हैं। इनफैक्ट जो माइंड, स्पीच, ब्रेथ होता है ये भी एक तरीके से प्रोडक्ट्स ऑफ मैटर ही हैं। सिमिलरली टच, टेस्ट, स्मेल और कलर, टच, टेस्ट, स्मेल एंड कलर जो हैं ये 4 क्वालिटीज हैं मटेरियल सब्सटेंसेस की। इसी को हम कनेक्ट कर सकते हैं। टच में हो गया, टच यानी एयर, टेस्ट यानी कि वाटर, स्मेल यानी कि अर्थ और कलर यानी कि फायर। ठीक है, 4 इंट्रिंसिक क्वालिटीज हैं, टच, टेस्ट, स्मेल एंड कलर, जो कि क्वालिटीज हैं मटेरियल सब्सटेंस की, पुडगल की। सिमिलरली साउंड, लाइट, डार्कनेस, शैडो एंड शेप, they are produced as accidental modifications of the atom. साउंड एक ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है। साउंड एक ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है। क्या है वो? साउंड एक एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन है ऑफ द मैटर। इतना समझ में आ गया? बस रटते जाना है। ठीक है, यहां पे चीजें समझने लायक हैं, लेकिन आप समझ के इतना करोगे क्या? आपको समझना है कि आपको 5 लाइनें क्या लिखनी है अगर कार्मिक पुडगल के बारे में जाना गया है तो। शुरुआत आप उससे करोगे, कार्मिक पुडगल से, उसके बाद धर्मा अधर्मा बताओगे। पहले तो आप थ्योरी ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद आप थ्योरी ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताओगे, उसके बाद आप उसको सेग्रीगेट करोगे, उसके बाद इसके ऊपर क्रिटिसिज्म लिखोगे। और जब भी ये सब चीजें बता रहे हो, सब्सटेंस के बारे में बता रहे हो, उस केस में आपको बॉन्डेज और लिबरेशन तो लिखना ही लिखना है। आश्रवा, निर्जरा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल लिखना है उसको। ठीक है, Jainas philosophy will not be complete if they are talking about Jainas and we are not talking about bondage and liberation. ठीक है, ओके। जैना का धर्मा और अधर्मा क्या है? धर्मा होता है प्रिंसिपल और मीडियम ऑफ मोशन। ध्यान रखिएगा, इट इज जस्ट द मीडियम ऑफ मोशन, इट इज नॉट द कॉज ऑफ मोशन, इट इज नॉट इट्स कॉज। एनालॉजी क्या दे रहे हैं इसमें? जिस तरीके से वाटर इनेबल करता है फिश के मूवमेंट को इन द रिवर, अल्टीमेटली वाटर क्या है? बस एक इनेबलर है। दे आर नॉट द कॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ फिश। फिश का मूवमेंट का कॉज क्या? वो तैरना चाहता है भाई, उसको मूवमेंट चाहिए, तो उसका कॉज तो वो खुद है ना, उसकी डिजायर्स हैं। वाटर क्या है? वाटर एक नेसेसरी कंडीशन है, एक मीडियम है। ठीक है, तो धर्मा इज द प्रिंसिपल ऑफ मोशन। ठीक है, सिमिलरली जो सोल का मूवमेंट होता है और मटेरियल का मूवमेंट होता है उसमें भी कुछ ऑक्सिलरी कंडीशन चाहिए मूवमेंट करने के लिए, तो वही धर्मा है। अधर्मा क्या है? अधर्मा इज द प्रिंसिपल ऑफ और मीडियम ऑफ रेस्ट। इसके बिना ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करते रहेंगे, कभी भी रुकेंगे नहीं। तो धर्मा और अधर्मा दोनों ही इटर्नल, फॉर्मलेस और नॉन मूविंग हैं और परवेड करते हैं एंटायर वर्ल्ड स्पेस को। धर्मा एंड अधर्मा, दे परवेड द एंटायर वर्ल्ड स्पेस एंड आर इटर्नल, फॉर्मलेस एंड नॉन मूविंग। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब जैना के हिसाब से आकाश क्या है? स्पेस। आकाश इज द इटर्नल, ऑल परवेडिंग, फॉर्मलेस, इम्परसेप्टिबल सब्सटेंस। इसको परसीव नहीं किया जा सकता, इट इज इन्फर्ड। इन्फर कर सकते हैं हम आकाश को। जो सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, लोकोमोशंस हो रहे हैं, इट इज हैपनिंग इन द ऑल परवेडिंग, इटर्नल, फॉर्मलेस, इम्परसेप्टिबल सब्सटेंस। इट इज एकोमोडेटिंग ऑल द एग्जिस्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, सारा का सारा
जो एक्सटेंडेड सब्सटेंस अपने आप को एनिमेट करते हैं, है ना, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड सब्सटेंस यानी अस्थिकाय द्रव्य जो मूवमेंट कर रहे हैं वो आकाश में ही कर रहे हैं, ठीक है। इट इज दैट ऑल परवेडिंग, सारे के सारे एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस को वो एकोमोडेट कर रहे हैं। अब आते हैं एकमात्र अनस्थिकाय द्रव्य पे, जो कि है काल यानी टाइम। इट डजंट एग्जिस्ट इन द स्पेस, टाइम स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। काल यानी टाइम डिविजिबल है, इनफाइनाइट है, और इसको भी इन्फर कर सकते हैं। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द स्पेस, दे आर इन्फर्ड एंड नॉट परसीव्ड। ये भी इनफाइनाइट है, फॉर्मलेस और इटर्नल है। दो तरीके के समय होते हैं, एक होता है पारमार्थिक काल यानी कि ट्रांसेंडेंटल टाइम। ट्रांसेंडेंटल लेवल पे जो टाइम की बात करेंगे वो होगा पारमार्थिक काल। दैट इज एन इटर्नल कंटिन्यूटी, वो हमेशा चलता रहेगा, उसके पास कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई डिस्टिंक्शंस नहीं है उसमें, इटर्नल है वो, इटर्नल है उसका ड्यूरेशन। इट इज द रियल टाइम, ठीक है, वर्तना, इट इज इटर्नल कंटिन्यूटी। व्यवहारिक काल, व्यवहारिक काल है एम्पेरिकल टाइम, कन्वेंशनल, डिविजिबल, विथ अ बिगिनिंग एंड एंड। जब पारमार्थिक काल में लिमिटेशंस लगा देते हैं हम, लिमिटेशंस और डिस्टिंक्शंस, वो व्यवहारिक काल हो जाता है। दिस इज एम्पेरिकल इन नेचर, दिस इज व्हाट इज द टाइम इन दिस यूनिवर्स। इस दुनिया की बात हो रही है, उस केस में व्यवहारिक काल बोला जाएगा। इट इज एम्पेरिकल टाइम। रियल टाइम यानी पारमार्थिक काल फॉर्मलेस है, इटर्नल है, लेकिन उसमें जब कन्वेंशनल लिमिटेशंस लगा दी जाए, एम्पेरिकल टाइम प्रोड्यूस होता है जो कि डिविजिबल है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, विच इज बॉन्डेज एंड लिबरेशन, ठीक है, ये लास्ट पार्ट है। बॉन्डेज एंड लिबरेशन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन रियलिटी जीवास, इन रियलिटी द सोल्स, दे एग्जिस्ट ऑलरेडी एज इमेंसिपेटेड सोल्स। वो इनफाइनाइट ब्लिस में है, इनफाइनाइट नॉलेज है उनके पास, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर बॉन्डेज, बिकॉज ऑफ कर्मास, दे फेल इनटू द बॉन्डेज। अल्टीमेट एम जो है जैना की फिलॉसफी का, वो है लिबरेशन ऑफ द जीवा फ्रॉम बॉन्डेज। क्योंकि जीवास नहीं सुनते हैं तीर्थंकार की बातें, वो बॉन्डेज में फॉल कर जाते हैं, वो डिजायर्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इनफाइनाइट ब्लिस का जो कंडीशन है उनका, वो छोड़ देते हैं, वो इस बॉडी के को एक्सटेंसिव हो जाते हैं। लिबरेशन जो होता है वो होता है कंप्लीट सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड स्टॉपेज ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। आप अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हर बार जन्म लेते रहोगे, कभी प्लांट बन रहे हो, कभी वर्म बन रहे हो, कभी एनिमल बन रहे हो, कभी ह्यूमंस बन रहे हो। अकॉर्डिंग टू व्हाट कर्मास यू हैव डन, you will be born again with different levels of consciousness, and इसी बर्थ एंड डेथ के साइकिल को, इसी सफरिंग को एंड करने का ही मकसद है लिबरेशन का ऑफ द जैना फिलॉसफी। जैनास बोलेंगे कि बॉन्डेज अकर करता है ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ जीवा हुज रूट कॉज इज वंस इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के चलते जीवास बॉडी और मैटर के बॉन्डेज में फंस जाते हैं, उनकी इग्नोरेंस के चलते। दो तरीके के इग्नोरेंस होते हैं, दो तरीके के बॉन्डेज होते हैं, सॉरी, भावबंध और एक होता है द्रव्यबंध। भावबंध मतलब बैड डिस्पोजिशन के चलते वो बॉन्डेज में फंसे हैं, अपने गलत कर्मों के चलते बॉन्डेज में फंसे हैं। और मटेरियल बंध, सॉरी द्रव्यबंध, मतलब सोल एसोसिएशन विद द मैटर और कर्मा, इस बॉडी में फंसे हुए हैं, बॉडी के मोह में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो दो तरीके के बॉन्डेज में फॉल कर जाते हैं। द पैशंस कॉजिंग बॉन्डेज आर कसाइज विच आर स्टिकी इन नेचर। ये है आपका सोल, पैशंस के चलते कसाय होता है।
ठीक है। पैशंस दैट कॉज द बॉन्डेज आर कसाइज। ये पैशंस यानी कसाइज के चलते एक एमेंसिपेटेड सोल बॉन्डेज में आ जाता है, और ये कसाई होते हैं स्टिकिंग नेचर। जिस तरीके से गुड़ पे चींटियां आके लगती हैं, यहां आके चिपक गई, उसी तरीके से ये कसाई या पैशंस चिपके हुए हैं एक सोल से। किस तरह के कसाई होते हैं? एंगर, कसाई नहीं बोलते उसको, कास्य बोलते हैं, लेकिन मैं जैसे याद किया था वैसे मैंने आपको बताया। एंगर, प्राइड, डिसीट, ग्रीड, ऐसे स्टिकिंग नेचर वाले कसायस के चलते, कासियास के चलते बॉन्डेज में पड़ जाता है सोल। अलग अलग तरीके के कर्मा करते हैं जिसके चलते बॉन्डेज में पड़ते हैं, जैसे गोत्र कर्म, फैमिली का रीबर्थ, आयु कर्म, लाइफ स्पैन के बारे में, ज्ञान वर्णीय, नॉलेज ऑब्सक्योरिंग, जो कि आपके नॉलेज को क्लाउड कर देता है, जिस तरीके से क्लाउड्स को क्लाउड सन को क्लाउड कर देते हैं। दर्शन वर्णीय, फेथ को भी ऑब्सक्योर कर देते हैं। मोहनीय यानी डिल्यूजन, ऐसे कर्मास करते हैं आप जो किससे आपको मोह प्रोड्यूस हो। और वेदनीय, जिससे प्लेजर या पेन मिले। ठीक है। आश्रवा, आश्रवा इज द इनफ्लक्स ऑफ कार्मिक मैटर और कार्मिक पुडगल इनटू द जीवा। कसाय के चलते, काश्य के चलते देयर इज एन इनफ्लक्स ऑफ कार्मिक मैटर और कार्मिक पुडगल ऑन टू द जीवा। जिस तरह से गुड़ पे आके चींटी लग जाती हैं, उसी तरीके से हम क्रोध करते हैं, जब अपने ऊपर गुमान करते हैं, प्राइडफुल होते हैं, डिसीट करते हैं या ग्रीड दिखाते हैं, उस केस में कार्मिक पुडगल्स आके, कार्मिक पुडगल्स का इन्फ्लक्स होता है जिसको बोलते हैं आश्रवा, और आपके जीवा पे स्टिक कर जाते हैं। ठीक है। स्टिक करने के बाद इंटरमिंगलिंग होती है कर्मा के साथ, एंड इसके चलते बॉन्डेज में आ जाते हैं। लेकिन जीवा का ट्रू नेचर इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट पावर, फेथ एंड ब्लिस का है। उसके तो नॉलेज को ऑब्सक्योर कर दिया गया है, जस्ट एज दिस क्लाउड्स ऑब्सक्योर द सन। एंड इन्हीं कार्मिक प्रोडिगल्स को हटाने के बाद जीवा अपने ओरिजिनल अनंत चतुष्टय स्टेज पे पहुंच पाएगा। एंड उसको ज्ञान पाने का तरीका है केवल ज्ञान। अनंत चतुष्टय स्टेज में पहुंचेगा, ओरिजिनल स्टेट है जो उसका, जो कि है इनफाइनाइट नॉलेज, ब्लिस, पावर एंड फेथ का। लिबरेशन को पाने का दो तरीका है। पहले तो करेंगे हम आश्रवा, दूसरा करेंगे निर्जरा। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो आपको पढ़ के रखना है। जब भी किसी की बात हो, आपको बॉन्डेज लिबरेशन लिखकर आनी ही है। संवरा, संवरा का मतलब होता है स्टॉपिंग ऑफ द कार्मिक इनफ्लक्स। गुड़ के ऊपर चींटियां आनी बंद हो, इसको बोलेंगे संवरा। दूसरा निर्जरा, शेडिंग ऑफ द एक्यूमुलेटेड कर्मास। गुड़ के ऊपर जो चींटियां लगी उनको हटाओ। तो संवरा और फिर निर्जरा। ठीक है। और लिबरेशन अटेन करने के लिए तीन ज्वेल्स यानी त्रिरत्ना को फॉलो करना पड़ता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, KFC। रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स द ट्रुथ। राइट नॉलेज से हमको केवल ज्ञान मिलेगा, ओमनी साइंस। और राइट कंडक्ट कैसे करना है हमको? 5 वाउस लेने हमको, पंच महाव्रतता, अहिंसा, सत्य, अस्त्या, ब्रह्मचार्य, अपारगृह। अहिंसा का मतलब आप किसी को दुख नहीं पहुंचाओगे, किसी को इंजर नहीं करोगे, आप हमेशा सच बोलोगे, सत्यम। अस्त्यम, आप कभी भी चीजें चुराओगे नहीं। ब्रह्मचार्य, सेल्फ इंडल्जेंट से दूर रहोगे, सेल्फ इंडल्जेंस से दूर रहोगे, खुद को कंट्रोल करोगे। अपारगृह, सारे अटैचमेंट वाली चीजों से दूर रहोगे।
ठीक है। उसके अलावा जैनास और भी कहेंगे डेली एक्टिविटीज, समिति जिसको बोलते हैं, उसमें भी एक्सट्रीम केयरफुलनेस दिखानी है। थॉट एंड स्पीच में यानी गुप्ती, उसमें भी मधुर वाणी होनी चाहिए आपके पास। तो ये सब चीजें जब फॉलो करोगे तो पहले तो संवरा होगा, फिर निर्जरा होगा, एंड दैट इज हाउ यू realize your true potential, the inherent potential, or the fold four perfection of अनंत चतुष्टय। ये क्या है? फोर फोल्ड परफेक्शन। इसके बाद में एक छोटा सा पार्ट होगा जिसमें हम जैनास के रिजेक्शन ऑफ गॉड की थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने शायद इसमें ऐड नहीं किया है, आई विल डेफिनेटली ऐड इट टू दैट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बॉन्डेज एंड लिबरेशन समझ में आ गया? 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा जैनिज्म खत्म। 3 बार लेक्चर देखोगे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। नोट्स को रिवाइज करते रहना है, जो जो कीवर्ड लिखे हुए हैं वही वही कीवर्ड एग्जाम में यूज़ करते हैं।